ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने आर्किटेक्चर कवर किया था, आपको याद होगा, और कुछ होमवर्क भी दिया था। और आज भी मुझे पहले एक दो काम करना है, एक क्वेश्चन तो आज करना है, फिर आगे का आगे देखेंगे। पहले हम 5 MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। आज 5 नहीं 7 है। पहला है, मुगल कालीन स्थापत्य के क्षेत्र में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। एक, सफेद संगमरमर का प्रयोग। दूसरा, पित्रादुरा का उपयोग। तीसरा, बहुस्तरीय मेहराबों का निर्माण, मीन्स द यूज ऑफ व्हाइट मार्बल। सेकेंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ पित्रादुरा। एंड द थर्ड वन, द यूज ऑफ मल्टीफोल्ड आर्क। एंड उपरोक्त में कौन जहांगीरकालीन स्थापत्य की विशेषताएं, which of the above features are associated with Jahangir's architecture or architecture during Jahangir's period? Choice A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. Be fast. Maximum D. इस क्वेश्चन में अगर आप डी लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि हमने जो जाल बिछाया उस जाल में आप फंस गए। आप याद करो, मल्टीफोल्ड आर्क, बहुस्तरीय मेहराब, जो मैंने कहा था कि मेहराब ऐसे ऐसे घुमा, किस में दिखाया था, याद करिए। ऐसे, यही बहुस्तरीय मेहराब है। जैसे पहले ऐसे मेहराब होते थे, अब ऐसे मेहराब सजावट के साथ बनने लगे। किसके काल में बनने लगे? अभी क्वेश्चन को सुधार लो, उत्तर को। सी रॉन्ग, ए, चॉइस नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुस्तरीय मेहराब मैंने शाहजहां में आपको बताया था। यही नोटिस करना होता है। रिवीजन वर्क को बहुत आराम से करिए और बहुत ढंग से करिए। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल स्थापत्य कला पर किन किन क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है? 1 बंगाल, 2 गुजरात, 3 मालवा। चॉइस है केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 2, 1 और 3, और डी 1, 2, 3। इसमें बी और डी आ रहा है, बट मैक्सिमम डी है। बी और डी आ रहा है, मैक्सिमम डी है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? मीन्स टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती बिल्ट एट फतेहपुर सिकरी वॉज जस्ट transformed into or rebuilt into marble under which Mughal emperor? Choice A Akbar, choice B Shahjahan, choice C Jahangir, and choice D Dara Shikoh. मैक्सिमम बी, बॉम्बे। मैंने आपको जब फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दिखाया था तो एक बात बताई थी आपको, याद करिए। मैंने बताया था कि इसको पहले जब मैं फतेहपुर सिकरी के प्रांगण में गया, उसके कोर्टयार्ड में गया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि अकबर का जो आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट है, वो लाल पत्थर का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का, सॉरी हाँ रेड स्टोन का। लेकिन क्या है कि अकबर ने पहले शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया, परंतु वो लाल पत्थर में बनवाया। अब उसको व्हाइट मार्बल में जो रिस्ट्रक्ट करवाया है वो जहांगीर ने करवाया है। ये मैंने आपको बताया हुआ था, आपने नोटिस नहीं किया, तो आपको यहां पर नोटिस करना चाहिए। आपका उत्तर होना चाहिए शाहजहां, सॉरी शाहजहां नहीं, जहांगीर। शी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कारकों ने मुगल काल में स्थापत्य निर्माण को प्रोत्साहन दिया? अब किन कारकों ने स्थापत्य निर्माण को प्रोत्साहन दिया है?
पॉइंट 1, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पूर्व काल की तुलना में संसाधनों का अधिक दोहन किया गया। मतलब यू आर जस्ट इन्फॉर्म दैट कि ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस पीरियड देयर वाज द बेटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पॉइंट 2, मुगल शासकों ने स्थापत्य निर्माण में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। मुगल इंपेयर रिफ्लेक्टेड द पर्सनल इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर। 3, इस काल में स्थापत्य निर्माण के लिए खाका का उपयोग किया जाने लगा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नाउ द डिजाइन वॉज प्रिपेयर्ड अर्लियर देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट। एंड चॉइस डी, इस काल में स्थापत्य निर्माण की प्रेरणा ईरानी साम्राज्य के साथ संपर्क के कारण मिली। ड्यूरिंग दिस पीरियड द inspiration for construction of architecture came from Persian Empire. B आ रहा है। क्या रहा है उत्तर? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। यस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। इसमें पॉइंट नंबर 4 में आप नहीं फंसे। पॉइंट 1, 2 एंड 3 को लिया, बिल्कुल सही करेक्ट किया, ये गलत था। दिल्ली की मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने निर्मित किया? चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। D आ रहा है। औरंगजेब। यस, बहुत सही कहा। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां। निम्नलिखित में कौन से लक्षण जहांगीर कालीन चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं? Which of the following features was associated with the paintings during जहांगीर पीरियड? पॉइंट 1, पांडुलिपि चित्रकारी का महत्व। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। 2, प्रकृति पशु और पक्षी का चित्रण। पोर्ट्रेल ऑफ नेचर, एनिमल एंड बर्ड्स। पॉइंट 3, शासक के आभा मंडल का चित्रण। द पोर्ट्रेल ऑफ निम्फ ऑफ अ किंग। चॉइस ए 1, 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2, 3। B और D आ रहा है। बी और डी? ये तो गलत हुआ ना। आप लोग फिर एक बार, मेरा एक विशेष आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुगल कल्चर वाले को फिर आज घर पर जाके दोबारा रिवाइज करिएगा। आर्किटेक्चर को भी, पेंटिंग्स को भी, और उसके अलावा साहित्य को, सभी को ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप ये मेरा आप ऑर्डर भी मान सकते हैं कि आपको ये एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत अच्छा आप सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। आज मैं देख रहा हूं कई क्वेश्चन में जो हमें उत्तर मिल रहा है अंकुर के भाया अंकुर, उसमें आप लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी वजह से आपने इस एरिया के रिवीजन में थोड़ी कमी की होगी। और तो मैं जानता हूं कि अब ये क्वेश्चन कहीं सॉल्व कराने के माध्यम से मैं आपको एक्टिवेट करता रहता हूं। तो देखो, ये जो पांडुलिपि चित्रकारी का महत्व है, मैंने क्लास में क्या बताया था कि अकबर के समय मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन जहांगीर के समय मैंने क्या बताया था, याद करिए कि सिवा तुजुके जहांगीरी को छोड़कर एक भी ऐसी रचना नहीं है जिसकी मिनिएचर पेंटिंग बनी है। बल्कि जहांगीर के समय पोर्ट्रेचर पेंटिंग की छवि चित्रकारी का महत्व ज्यादा बढ़ा है। 3 चित्रकारी मैंने आपको बताई थी, याद होगा। तो छवि चित्रकारी का महत्व बढ़ा, उस पर यूरोपीय प्रभाव भी बढ़ा, यह भी मैंने आपको बताया। मैंने उस्ताद मंसूर, अबू हसन आदि का नाम भी बताया। बिशन दास जो चित्रकारी के लिए गए थे, उनका भी मैंने बताया। तो ये आपका उत्तर होता है बी।
ज्यादा बी दिया है या ज्यादा डी? नहीं, मैक्सिमम बी है। मैक्सिमम बी है, यस। लेकिन मैं आपको एक शुभ संवाद दूं कि आप लोगों से अधिकांश लोगों ने बी किया है, इसलिए मुझे खुशी है। जो लोग सी में फंसे हैं फिर एक बार रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 7, बनी ठनी चित्रकला निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बनी ठनी, ए मधुबनी चित्रकला, बी किशनगढ़ चित्रकला, सी बसोहली चित्रकला, डी कांगड़ा चित्रकला। बी आ रहा है फॉर्मूला। किशनगढ़, यस। ओके मेरे स्टूडेंट्स, अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। बस एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, कोई बात नहीं, फिर आज रिवीजन करना। और आप लोग वैसे सभी लोग बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब आप मुझे यह बताइए कि कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो हो गया था? Yesterday I have given you some questions, some homework. Have you finished the homework? कुछ नो है, कुछ यस है। नो क्यों? नो वाले को मैं बात करूंगा, नो वाले से पहले हम आपको चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन का जो मैंने प्रॉमिस किया था इसको कवर करता हूं कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, मध्यकालीन भारत के फारसी, तो मैं आपको बताऊं कि फारसी, इसलिए फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जो फारसी टर्म आपने देखा है तो इसमें एक तो फारसी भाषा साहित्य हो गई, तो जो फारसी रचनाएं आपने देखी वो तो अपनी जगह है, बट अपार्ट फ्रॉम फारसी जो आपको देसी भाषा साहित्य है उस पर भी फारसी का गहरा प्रभाव लगता है, उस पर भी फारसी का गहरा प्रभाव लगता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपका है कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। अब ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये तो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है और आपके लिए तो निश्चय ही हेवी होगा। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में काफी स्टैंडर्ड है। जैसे मैं आपको इसको ऐसे बताऊं कि इसको ऐसे हम शुरू कर देते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में फारसी साहित्यिक भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में फारसी साहित्यिक भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या केवल चाहे अपना भी चलेगा, महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इसने केवल राजकीय भाषा तथा एक महत्वपूर्ण साहित्यिक
एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा का गौरव ही प्राप्त नहीं किया, गौरव ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि इसने देसी भाषा साहित्य पर भी अपनी विरासत छोड़ी, अपनी विरासत छोड़ी। देखिए यहां पर जो टर्म आपको मिलता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में फारसी साहित्यिक भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसने केवल राजकीय भाषा तथा एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा होने का गौरव ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि इसने देशी भाषा साहित्य पर भी अपनी विरासत छोड़ी। अब ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ। कहोगे इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया, ठीक है, हमारा तो 250 शब्दों का प्रश्न भी है और कई बार हम ऐसे मान कर चलते हैं। जैसे देखो इंट्रोडक्शन की कभी जो है, अभी मुझे मेंस के बच्चों को जो अभी पेपर देने जा रहे हैं उनको गाइड करने के क्रम में मैंने इस बात उनको समझाया भी है कि इंट्रोडक्शन भी सेगमेंट और सेगमेंट में फर्क होता है। जैसे उसमें आप देखोगे, आप जनरल स्टडीज कहीं पेपर देखते हो तो जैसे हिस्ट्री है या इंडियन सोसाइटी का पेपर है या इवन पॉलिटी का पेपर है, ये सब हार्डकोर सोशल साइंस है। तो हार्डकोर सोशल साइंस में थोड़ा सा प्रश्न का अर्थ शुरू में स्पष्ट करना पड़ता है। अगर हम प्रश्न का अर्थ शुरू में स्पष्ट नहीं करेंगे, हालांकि 2 ही सेंटेंस तो है, कोई ज्यादा तो नहीं है, इतना ही तो हमारा इंट्रोडक्शन है, 2 पंक्तियां, तो इतना तो चलेगा, चलना भी चाहिए। अब हमने यहां प्रॉमिस क्या किया, सोचिए, हमने प्रॉमिस यह किया कि देखो फारसी भाषा साहित्य केवल उस काल की राजकीय भाषा या साहित्यिक भाषा ही नहीं है, बल्कि इसने देसी भाषा साहित्य पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। तो अब हमें क्या करना है कि मैं आप लोगों से प्रीलिम्स में भी ये उम्मीद करता हूं और मेंस एग्जामिनेशन में उम्मीद करता हूं, इसीलिए हम हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे अब हमको लिखना है तो ये मध्यकाल पूछ रहा, तो अगर हम अलग सल्तनत करेंगे और अलग मुगल करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि अब सल्तनत अलग करके मुगल अलग करके नहीं लिखना है। हमको लिटरेचर को कैटेगोराइज करना है और लिटरेचर को कैटेगोराइज करके और तब उसको हमें अपने ढंग से लिखना है। जैसे देखिए, जैसे अब इसमें हमने इसको दिखाया कि फारसी साहित्य का विश्लेषण करने पर हम इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। अब इसको कहते हैं वो कैटेगोराइजेशन कर देते हैं। अब इसमें हम कर देते हैं एक पहला, इसको हम डिवाइड करके एक पॉइंट बना देते हैं तवारीख। तवारीख का मतलब है ऐतिहासिक रचना। तवारीख का मतलब हुआ ऐतिहासिक रचना। तो तवारीख का मतलब हुआ ऐतिहासिक रचना। तो अब तवारीख में देखो हमने कितनी बातें, कितने को मेंशन कर देना है। तो 2-3 कृतियां कम से कम आपको सल्तनत काल की याद है, मिन्हाजो सिराज का ही ले लीजिए, बर्नी का ले लीजिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी का ले लीजिए, 2-3 वो रचनाएं लिख दीजिए और 2-3 रचनाएं आप मुगल काल की लिख दीजिए। आप तुजू के बाबरी मत लिखिएगा, वो तो तुर्की में है, तो वो तुर्की में है तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप अकबरनामा ले लीजिए,
आईन अकबरी ले लीजिए, निजामुद्दीन औलख का तबकात अकबरी ले सकते हैं, जहांगीर का तुजुके जहांगीरी ले सकते हैं, वो फारसी में है। फिर शाहजहां का पादशाह नामा, इस तरह से करके आप 2-4 कृतियों का नाम वहां दे दीजिए। और लिखिए, उस समय ऐतिहासिक रचनाएं फारसी में लिखी जाती थी और अकबर ने फारसी को राजकीय भाषा भी घोषित किया था। दूसरा आप लिखिए साहित्यिक रचनाएं, नहीं, दूसरा आप लिखिए मलफूजात। मलफूजात का मतलब हुआ आपका सूफी साहित्य। कभी पीटी में भी आपसे पूछ सकते हैं मलफूजात क्या है, सूफी साहित्य। तो मलफूजात में आप लिख दीजिए, जैसे मैंने 1-2 रचनाओं का नाम आपको बताया, फवादुल फुवाद बताया है शेख हसन सिज्जी का, हमीद कलंदर का खैर उल मजलिस बताया हुआ है। तो 1-2 रचनाओं का अगर संभव है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर साहित्यिक रचना, तो साहित्यिक रचना में आप मसनवी भी बोलते हैं, जैसे प्रेमाख्यान भी। तो अब जिसमें अमीर खुसरो की रचना है आशिका, जैसे उसने एक लिखा है, या फिर अकबर के दरबार में कुछ प्रमुख कवि थे जिसमें गिजाली, फैजी, निशापुर का हसीन नजीरी, ये सब कुछ पोएट थे, कवि थे, फारसी में लिखते थे। साहित्यिक रचना हो गई। तो हम फारसी को इतने कैटेगराइजेशन में कर दिया। अब हम यहां पर यह दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये तो हुआ, ये तो एक पार्ट है कि फारसी रचना है। फिर फारसी की परंपरा ने देसी साहित्य को भी, देसी साहित्य के साथ भी संवाद स्थापित किया तथा देशी साहित्य पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। तो अब उसके बाद आप यहां पर देखिए देसी साहित्य में, तो एक तो आप इसका विकास देखिए, उर्दू, इसकी विरासत से उर्दू का विकास हुआ। तो एक बिंदु आप उर्दू को दिखा दीजिए। दूसरा, आप उर्दू को जैसे आप दिखाते हैं तो आप वहीं पर आप लिखिए एक दूसरी चीज कि पंजाबी भाषा। तो पंजाबी में जो सूफी कवि, जो पंजाबी में, देखो सूफी कवि तो बेसिकली हैं मुस्लिम, और उन्होंने फारसी में शुरू में रचना की थी। फिर पंजाबी में जब सूफी संत लिखने लगे, पंजाबी में सूफी संत लिखने लगे, तो फारसी का प्रभाव पंजाबी पर भी, और पॉइंट 3 में लिखिए इसमें पॉइंट 3 में लिखिए अवधि। तो अवधि में आपने पद्मावत रचना देखी, पद्मावत। तो पद्मावत जो रचना है, ये पद्मावत रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी ने फारसी के प्रेमाख्यान, से प्रेरणा ली। जैसे फारसी में जो प्रेमाख्यान लिखा जाता था, तो वो एक्चुअली है सा कि जैसे फारसी आप देखते हो तो फारसी में जैसे नायक, मैंने आपको थीम पद्मावत की बताई है, राजा रतन सेन, वो प्रियतम और पद्मावती, प्रियतमा, तो दोनों के बीच जो प्रेम संबंध है, तो इस तरह का प्रेमाख्यान फारसी में लिखा जाता था। तो बाद में जो सूफी संत आए तो फारसी की यह परंपरा उन्होंने देसी भाषा में लाई।
तो देशी भाषा में मैं आपको बता ही चुका हूं कि जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, हिंदी है, वगैरह वगैरह, तो उसका विकास हुआ। तो एक उर्दू का विकास हुआ, फिर आप देखोगे पंजाबी पर उसका प्रभाव पड़ा, अवधी पर प्रभाव पड़ा। तो इन सभी भाषाओं पर कहीं ना कहीं फारसी की विरासत का प्रभाव पड़ा। उर्दू भी फारसी से ही निकली है। तो इसी आधार पर रिचर्ड एम एटन, एक स्कॉलर है जिनका नाम है रिचर्ड एम एटन। तो रिचर्ड एम एटन ने लिखा है कि मध्यकालीन भारत फारसी विश्व दृष्टिकोण से प्रेरित है। अब इसके बाद दे दो, अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि फारसी मध्यकाल का युगबोध था। अब ये आपके लिए तो कठिन होगा, मैं समझ सकता हूं, 250 वर्ड्स का है, कई रचनाओं का नाम देना है, लेकिन अभी छोड़ दो, अभी आप चिंता मत करिए, इसको थोड़ा भीगने दीजिए, थोड़ा पचाइए। मैंने क्या कहा, थोड़ा बौद्धिक जुगाली करिए। जब धीरे धीरे थोड़ा बौद्धिक जुगाली करेंगे तो यह बात धीरे धीरे पच जाएगी। अभी शुरू में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए चिंता मत करिए। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन तो कठिन था, चैलेंजिंग था। ये 2020 में यूपीएससी में पूछा है, और एक क्वेश्चन मैंने खुद से आपको फॉर्म करके कल दिया था, यही शायद होगा ये। देखिए, अकबर एवं शाहजहां के स्थापत्य निर्माण की तुलना करते हुए उनके बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप में से बहुत लोग कह रहे हो कि हमने लिखा, कुछ लोग कह रहे हो हमने नहीं लिखा। भाई क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? ये क्वेश्चन मैं कल कर देता हूं आपको। कल मिस्टर अंकुर, कल ही क्वेश्चन मेरे सामने रखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन करूंगा तो फिर टाइम खींच जाएगा, और मुझे थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो आज मैटर लेकर आया हूं करवाना है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कल कर देता हूं। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई? कुछ लोग कहते हैं हमने ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं ट्राई किया? क्या आप अकबर के स्थापत्य का फीचर्स आपको समझने में कोई परेशानी? शाहजहां के स्थापत्य का फीचर समझने में कोई परेशानी? देखो, मैं कल हल करता हूं इसका। क्या लिखा है उन्होंने? क्या कर रहे हैं अंकुर? कह रहे हैं कि ट्राई किया था। अच्छा, तो ट्राई करने में क्या हुआ? प्रॉब्लम आई? ट्राई करने में क्या हुआ? प्रॉब्लम आई क्या? बोलिए। अब देखो, आज मैं मध्यकालीन संगीत कला पहले कवर करवाता हूं, और तब जैसा कि मैंने कहा था विजयनगर का मैटर भेज दिया था इनको। यस, तो कह रहे कि इंट्रोडक्शन में क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इंट्रोडक्शन में आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको इसके लिए बिल्कुल दबाव नहीं दूंगा। जैसे देखो, अब क्या है, जैसे तूने इंट्रोडक्शन की ही बात कही, तो मैं आपको बताता हूं क्या इंट्रोडक्शन है। जैसे ये कि अकबर एवं शाहजहां के स्थापत्य निर्माण, ऋतु ने बोला है, किसने कहा है? नीतू। अकबर एवं शाहजहां के स्थापत्य निर्माण की तुलना करते उनके बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो अब इंट्रोडक्शन है, तो इसको भारतीय इतिहास में मुगल काल भारतीय इतिहास में मुगल काल स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से स्वर्ण काल
माना जाता रहा है। भारत के कुछ बात करें हिंदुस्तान के कुछ अद्भुत स्थापत्य इसी काल में निर्मित किए गए थे, जो आज भी भारतीय आज भी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। हो गया। अब इंट्रोडक्शन में क्या दिक्कत है? अब इसमें एक पंक्ति आप दे सकते हो कि मुगल कालीन स्थापत्य निर्माण के इतिहास में अकबर एवं शाहजहां के काल दो महत्वपूर्ण चरण रहे हैं। तुलना करने पर दोनों स्थापत्यों की अपनी विशेषताएं रही हैं। अब देखो, अब इतना तो तुमने लिख दिया, अब पैराग्राफ चेंज करो। अब मेरा काम हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके और उसके बाद तुम अकबर के स्थापत्य पर कुछ फीचर्स लिख दीजिए। अकबर ने लाल पत्थर में बड़े बड़े भव्य स्थापत्यों का निर्माण करवाया। अकबर के प्रमुख निर्माण केंद्र अमुक अमुक थे, कुछ उदाहरण भी दे दो। उसने दिल्ली से बाहर अधिकांश स्थापत्यों का निर्माण करवाया। इसमें क्षेत्रीय शैलियों का आत्मसात किया। उसकी मुख्य बनावट या अकबर के स्थापत्य का निर्माण कार्य मुख्यतः त्राबीय शैली में हुआ। केवल सजावट के लिए अर्कुएट या मेहराबी शैली का उपयोग किया गया। अब अकबर के स्थापत्य से हमें एक बनते हुए साम्राज्य की छवि मिलती है। हो गया। पैराग्राफ चेंज करो। पैराग्राफ चेंज करके शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में संगमरमर के युग के नाम से जाना जाता है। अगर अकबर के स्थापत्य में शक्ति और ओज कहते हैं चमक को, शक्ति और ओज दिखता है, तो शाहजहां के स्थापत्य में हमें ऐश्वर्य की झलक मिलती है। शाहजहां का स्थापत्य उस अवस्था को दर्शाता है जब साम्राज्य में अस्थायित्व और स्थिरता आ चुकी थी। और तब दिखाओ कि शाहजहां के निर्माण के अमुक अमुक केंद्र है, परंतु उसकी अद्भुत कृति है आगरे का ताजमहल। उसमें शाहजहां ने सजावट या अलंकरण पर विशेष बल दिया है। और तब उसका जो कुछ फीचर्स है शाहजहां का, जैसे आप दिखाओ कि जहांगीर के काल से ही सजावट के लिए पित्रा, दूरा और संगमरमर की जाली का प्रयोग शुरू हो चुका था। लेकिन शाहजहां के काल में
शाहजहां ने बहुस्तरीय मेहराबों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए विशेषकर उसका जो ताजमहल है वो बड़ी ही अद्भुत कृति है। और फिर एक दो लाइन लेके समाप्त कर दीजिए, हो गई। तो देखो, एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं, आप यह मानकर चलिए कि मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न किसी भी विषय में आप लिखेंगे, जैसे देखिए अभी तो मान लो आज आपने पढ़ा, कल आपको लिखना हुआ, तो फिर भी आपको बहुत सारे कंटेंट याद है। लेकिन जब कल्पना करिए, जब आप परीक्षा भवन में जाते हो, मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करता हूं, तो वहां पर 20 के 20 क्वेश्चन पेपर में रखे हुए हैं और 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, सोचो। आप अगर याद या स्मरण करना चाहोगे तो उतनी ही चीजें याद आएगी जो तुम्हारा समझा हुआ है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है कि मैं आपको समझने या लिंक करके पढ़ने पर इतना बल दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके दिमाग में अद्भुत क्षमता है, क्षमता में कोई कमी नहीं है। हुआ क्या है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हो, उस एजुकेशनल बैकग्राउंड में उसका पर्याप्त यूज नहीं हुआ है, और जब तक उस दिमाग का प्रॉपर यूज नहीं होगा तब तक लिंक नहीं बनेगा। जैसे दिमाग की क्षमता क्या है, बढ़ती है। अब एक बात बताइए, आपको क्रिकेट मैच के स्कोर याद रहते हैं, आपको एक बैट्समैन का अचीवमेंट याद रहता है, उनके नंबर ऑफ सेंचुरीज याद रहते हैं। कई बार तो मैंने स्टूडेंट्स लोगों का जब क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का ज्ञान देखता हूं कि भाई क्या है, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि भाई उनको पता है कि भाई वहां पर उसने सेंचुरी मारी थी, आज से 3 वर्ष पहले उसने वहां पर एक। तो भाई ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि यू आर हैविंग द स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनटू दिस प्ले, दिस गेम। तो आपको उस गेम में रुचि है, इसलिए आप उसको कर ले रहे हो। तो आपको जिस दिन इसमें रुचि हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो एक टेंटेटिव आंसर आपको बता रहा हूं, आपको हूबहू नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तरीके से लिखिए, लेकिन एक शुरू तो करिए। अरे 5 पॉइंट नहीं, 4 ही पॉइंट सही, 3 ही पॉइंट सही, उसी पर आपके अंक मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 20 क्वेश्चन यूपीएससी में कोई नहीं लिख पाता, सभी मैनिपुलेट करके जैसे तैसे। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि अपने दिमाग का एंटीना खोल देते हैं कि कहीं से कोई एक वेव मिल जाए, और फिर उसी वेव के सहारे आप उसका 1-2 पॉइंट बना के या इस तरह से करके आप उत्तर लिख डालते हो। यही सच्चाई, यही सच्चाई है, और कोई सच्चाई नहीं। तो अब एक चीज बताइए आप हमें कि क्या अब आप मेरा इंस्ट्रक्शन समझ गए? ये जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, ये आप समझ गए या कोई परेशानी? बोलिए। यस सर, ओके, क्लियर है? अब चलिए, मैं आपको बता रहा था अब संगीत कला। तो मध्यकालीन भारत का फारसी साहित्य, इसको तो ऐसे ही अपना देख लेना। मध्यकालीन संगीत कला, देखो अब इसमें सारा कंटेंट मैंने दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने एक नजर देखा होगा, आपने जरूर देखा होगा, तो इस्लाम में जो संगीत है, इस्लाम में संगीत को ना तो अच्छा कहा गया ना बुरा कहा गया। क्योंकि देखो एक्चुअली हुआ क्या कि आपको देखोगे कि इस्लाम में इंटरटेनमेंट को कभी तरजीह नहीं दी गई, कभी तरजीह नहीं दी गई। मैं आपको बताता हूं जो, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि पैगंबर मोहम्मद जब अरब क्षेत्र में थे, तो उन्होंने जो इस्लामी राज्य बनाया था, तो स्वयं पैगंबर मोहम्मद का जो शासनकाल था, जो पैगंबर मोहम्मद का जो जीवन था, वो बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत संघर्ष करना पड़ा पैगंबर मोहम्मद को, और तब जाकर उन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना की और अपने फॉलोअर्स की सेना बनाई। उनके फॉलोअर्स ने बैठकर कभी विश्राम नहीं किया, संघर्ष करते रहे, तब जाकर इस्लाम को बचाया। तो चूंकि पैगंबर का जीवन, उनके अनुयायियों का जीवन और आगे के खलीफा का जीवन, जो शुरू के खलीफा थे, वो तो 10वीं सदी के बाद अब्बासी खलीफा के समय से धीरे धीरे इस्लाम में भी अयासी आने लगी। नहीं तो पहले अयास जीवन को बिल्कुल मनाही थी पैगंबर या आरंभिक खलीफा के समय, और उनका लाइफ काफी चैलेंजिंग होता था। इसलिए जितना इंटरटेनमेंट है उसके लिए स्पेस ही नहीं रखा, सबको खारिज कर दिया, चित्रकला को खारिज कर दिया, संगीत कला के बारे में कहा यह बढ़िया नहीं है, कोई अच्छी बात है नहीं।
तो यह बात तो इस्लाम ने मजबूरी में कही। अब उसमें कट्टर उलेमा आ गए। अब किसी भी धर्म में, अब हिंदू धर्म में ही देखिए तो कुछ कट्टर लोग भी है, कुछ उदार लोग भी है। तो कट्टर लोग कुछ और बोलते हैं, उदार लोग कुछ और बोलते हैं। तो इस्लाम में जो कट्टर उलेमा आया, वो कट्टर उलेमा ने दूसरी दूसरी बातें करनी शुरू करी। उसने कहा खबरदार म्यूजिक नहीं सुनना है, यह हराम है, या कुछ इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन जो सूफी संत थे उन्होंने म्यूजिक को बहुत ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि वो समा लगाते थे। अपना जो खानकाह होता था उसमें समा लगाते थे, अच्छे अच्छे संगीत वहां पर मिलता था, क्योंकि उनका मानना था कि संगीत अल्लाह को रियलाइज करने का साधन है। वो संगीत के माध्यम से, समा के माध्यम से अल्लाह तक पहुंचने का प्रयत्न करते थे। मैं आपको बताऊं कि आप इंसान हो पहले, और आप इंसान के बंदे के रूप में खुदा के बंदे हो। तो खुदा के बंदे भी तो एक इंसान है, उसकी भी तो कुछ मानवीय कमजोरियां हैं, उनकी भी कुछ मानवीय आकांक्षाएं हैं। तो संगीत है, साहित्य है, या फिर आप पेंटिंग्स है, कला है, इससे कितने समय तक इंसान अलग रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। तो आप एक मुसलमान हो तो आप एक इंसान भी तो हो, आपकी भी तो कुछ जरूरतें हैं जीवन की। तो हर धर्म को समय के साथ बदलना पड़ता है, उसमें भी संशोधन लाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई धार्मिक पंथ जिस समय स्थापित होता है एक विशेष प्रकार की स्थिति में होता है, लेकिन समय के साथ उस धार्मिक पंथ का स्वरूप बदलता चलता है। तो अब क्या हुआ कि आगे चलकर, जैसे सूफी थे तो सूफी ने अपना अलग रास्ता अपना लिया, वो संगीत को ही तरजीह देते थे अपने समय में। तो फिर संगीत का विकास होना शुरू हुआ। मैं एक आपको वाकया बताता हूं। मोहम्मद रफी, आपने तो नाम सुना ही होगा। इंडिया म्यूजिक के क्षेत्र में आज भी मोहम्मद रफी का ऋणी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा तो बहुत ही फेवरेट सिंगर है वो। तो मोहम्मद रफी हज करने शायद 1969 या 70 में गए थे। मैंने एक कहीं सुना भी था, मुझे भी किसी ने बताया ही था, ये घटना इतिहास की नहीं है। तो वो हज करने जब गए तो वहां से आए तो वहां कोई मुफ्ती ने उनको समझा दिया गलत तरीके से कि म्यूजिक इस्लाम में वर्जित है, आप म्यूजिक से अपना नाता तोड़ लीजिए। तो मुझे पता चला कि मोहम्मद रफी ने लगभग 18-19 महीने गाना छोड़ दिया। अब मोहम्मद रफी अपने जीवित, जब बेचारे का देहावसान हो गया तब तो हम लोग इतनी अद्भुत प्रतिभा हमने खो दी। लेकिन जब तक मोहम्मद रफी थे और तब तक मोहम्मद रफी ना गाए, तो कल्पना करिए कि हिंदुस्तान उसको कैसे सहन कर पाएगा। हालांकि निर्माता लोग भूलने लगे, म्यूजिक डायरेक्टर भूलने लगे, क्योंकि मार्केट तो कमर्शियलाइज्ड है। तब तक किशोर कुमार आगे बढ़ गए, किशोर कुमार की तरजीह मिलने लगी। वो न्यू जनरेशन के गायक थे। हालांकि रफी की तुलना में वो कहीं भी आर्टिस्टिकली वो म्यूजिक में रफी के सामने खड़े नहीं थे, इस बात को खुद भी वो एडमिट करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ध्यान अब मोहम्मद रफी से हटने लगा। मतलब लोगों का नहीं, पब्लिक तो अभी भी जो इंस्पायर करते थे उनके फैन थे बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि जो न्यू जनरेशन के लोग थे उनको चाहिए था वेस्टर्न म्यूजिक। और उसी समय आप देख ही रहे हो कि आर.डी. बर्मन का युग शुरू हुआ, और आर.डी. बर्मन ने एक वेस्टर्न म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, और आप लोगों के जनरेशन की म्यूजिक वहीं से शुरू हुई, और फिर वहीं से किशोर कुमार का उत्थान होना शुरू हो गया। तो रफी बहुत समय तक हाशिए पर चले गए। फिर रफी को नौशाद ने एहसास कराया, वो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद थे। नौशाद ने कहा कि रफी जी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे संगीत अल्लाह की इनायत है, आप इतने लोगों को खुश रखते हैं, लाखों फैन आपके संगीत को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? कौन सा धर्म संगीत को पर पाबंदी लगाती है? और फिर रफी ने दोबारा गाना शुरू किया। हालांकि कुदरत को मंजूर नहीं था। कुछ समय के बाद 1980 में तो उनका डेथ ही हो गया, और फिर हम लोग उनके उस आवाज और उस महान प्रतिभा से वंचित हो गए। तो ये मैं एक जस्ट उदाहरण बताया। तो इसलिए भले ही इस्लाम में कट्टर उलेमा जो भी बोलते हो, लेकिन जो शासक वर्ग के लोग तो अपने आप को संगीत से अलग नहीं रख सके। और इसी क्रम में आप देखते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, आपको एक देखो यहां पर नाम हमने दिया है, वो सबको रेड में मैंने कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत, जैसे गोपाल नायक, ये देवगिरी के दरबार रामचंद्र देव, आपको याद होगा, वहां से आया था, और इसने यहां संगीत, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया। अमीर खुसरो खुद ही बहुत, अमीर खुसरो तो आप कह सकते हो कि उसके बारे में कह सकते हो कि अमीर खुसरो तो बहुत ही डायनेमिक कैरेक्टर था। और अमीर खुसरो बहुआयामिक उसका
उसकी प्रतिभा थी। वह एक अच्छा लिटरेरी मैन था, एक सूफी संत भी था। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध मतलब संगीत विशेषज्ञ था, गायक मत कहिए, संगीत विशेषज्ञ। गायक तो बहुत छोटी चीज उसके सामने हो गई। उसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत जिसको कहते हो, हिंदुस्तानी संगीत का विकास आमिर खुसरो के समय, क्योंकि आमिर खुसरो ने फारसी धुन और भारतीय धुन को मिलाकर एक हिंदुस्तानी संगीत का विकास किया, फारसी धुन और भारतीय धुन को मिलाकर। उसके बारे में कहा जाता है उसने कुछ नए नए राग को जन्म दिया। नए राग, जैसे आपको आमिर खुसरो के द्वारा जो नए राग को जन्म दिए गए उसको कहा गया जीलप। उसके द्वारा जो नए राग को जन्म दिया गया उसको कहते हैं जीलप। जीलप, शरपदा और साजगिरी, ऐसे नए रागों को आमिर खुसरो ने जन्म दिया। आमिर खुसरो ने एक जगह लिखा भारतीय म्यूजिक की प्रशंसा करते हुए कि भारतीय म्यूजिक इतना प्रभावकारी है जो इंसान क्या वो पशु तक को मदहोश कर देता है। मतलब उसने, हालांकि ऐसी सच्चाई है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसने एक वाकया बताया कि भाई जो शिकारी है जब शिकार पर जाते हैं तो उनको वो हिरन को नहीं पकड़ सकते हैं, तो अच्छा संगीत की धुन, भारतीय धुन छेड़ देते हैं तो हिरन इतने मदहोश हो जाते हैं कि सो जाते हैं और शिकारी आराम से उन्हें पकड़ लेते हैं। ये तो खैर मतलब ज्यादा हो गया, मतलब ये तो एग्जेजरेशन है, लेकिन इस तरह की का स्टेटमेंट आमिर खुसरो का है। फिर आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने संगीत को संरक्षण दिया। उसके दरबार में भी बहुत सारे संगीतकार थे, माने गायक थे। और फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में कहा जाता है कि रूढ़िवादी मुसलमान था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन रूढ़िवादी मुसलमान होते हुए फिरोज शाह तुगलक ने संगीत को संरक्षण दिया है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के काल में संगीत पर अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी संगीत को संरक्षण दिया है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के आगे आप आते हो तो अब आप रीजनल में चले जाओ, रीजनल केंद्रों पर। तो जो क्षेत्रीय शासक है वो क्षेत्रीय शासकों ने भी संगीत को संरक्षण दिया। जैसे आप मालवा में आइए तो मालवा का अफगान शासक था बाज बहादुर और उसकी पत्नी रानी रूपमती। वो अपने समय की बहुत प्रसिद्ध गायक थी। दूसरा आइए ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर संगीत का इतने बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने संगीत पर मान कौतूहल की रचना की। फिर उसके बाद आप आइए गुजरात में कुछ संगीत के विशेषज्ञों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी। आपको मैटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं नोट करवा रहा। वो मैंने एक्चुअली मैं एडवांस में मैटर दे देता हूं, क्योंकि यहां मैं अगर रुक कर लिखवाने लगूं तो आपके लिए काफी टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ भी बताता हूं तो उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं। अगर कोई नई चीज अगर बोल जाता हूं तो मैं जरूर फिर लिखवा देता हूं। तो वहां पर आपको पुस्तक मिलेगी गुनियात उल मुनिया। गुजरात में गायकों के समूह ने गुनियात उल मुनिया नामक संगीत के ग्रंथों की रचना की। और फिर आप आइए जौनपुर। तो जौनपुर का एक शासक था इब्राहिम शाह सरकी। तो इब्राहिम शाह सरकी का आपको मैटर में दिया हुआ है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं ना। तो उसके समय मतलब एक संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, संगीत शिरोमणि। और यह हुआ, और इसी इब्राहिम शाह सरकी का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी के समय आप देखोगे हुसैन शाह सरकी को श्रेय दिया जाता है कि उसने ख्याल नामक गायकी के विकास का श्रेय हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। इट वॉज हुसैन शाह सरकी हु डेवलप्ड ख्याल। उसने ख्याल नामक गायकी का विकास किया। और हालांकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ विद्वान इसका श्रेय आमिर खुसरो को भी देते हैं। फिर भक्ति संत और सूफी संतों का संगीत के विकास में योगदान देखो। जैसे भक्ति संत में आपको मैं कुछ नाम बताता हूं।
आपने देखो, अब तो वैसे कहोगे तो कबीर दास के जो दोहे हैं, रमैनी है, रमैनी है, दोहे हैं, होली है, रेखताल है, तो जो नानक की रचनाएं हैं वह भी अपने आप में गेय है, मतलब संगीत गाने योग्य है, वो भी गाने योग्य है। और जो कबीर की रचना और जो नानक की रचना है शब्द, जो आज भी आप गुरुद्वारा में जाते होगे तो देखते होगे शब्द गाए जाते हैं, और आप शब्द सुनोगे कभी आंख बंद करके तो आप विभोर हो जाओगे, जैसे लगता है वो शब्द आत्मा को स्पर्शित कर गई। ओके, अब देखो उसके बाद मीराबाई का भजन, मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, क्या संगीत है उसकी। मतलब मैंने आपको बताया था मीराबाई में कि गांधी जी अपने अंतिम बर्थडे में यही इच्छा प्रकट की थी कि मीरा का भजन मैं सुनूं। उसके बाद स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। एक मूवी बहुत पुरानी है, आप लोग उसको नहीं झेल पाओगे, बैजू बावरा। अभी भी यूट्यूब पर जाओगे तो मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, आप बोर हो जाओगे। वहां पर रफी का एक बहुत ही अच्छा गाना है, सूफियाना अंदाज। रफी का भी सूफियाना अंदाज था संगीत का। तो रफी का गाना है, मन तरपत हरि दर्शन को आज रे। कभी सुनो बैजू बावरा का गीत तो आपको लगेगा स्वामी हरिदास के, बैजू बावरा गाया है स्वामी हरिदास के सम्मान में। बैजू बावरा के भी वो गुरु थे और तानसेन के भी गुरु थे। और सूफी संतों का कहना क्या, सूफी संतों के सूफी खानकाह में गजल का मतलब होता है प्रिय से वार्तालाप। गजल गायकी प्रिय से वार्तालाप है। अगर वह वार्तालाप निजी है तो गजल है, और अगर वह वार्तालाप सामूहिक रूप से गायन किया जाता है तो हो जाता है कव्वाली। तो सूफियों की खानकाह में गजल और कव्वाली दोनों का विकास हुआ। और संगीत के क्षेत्र में जो सूफियों का योगदान है, देखो सूफियाना गाना तो मैं भी बहुत पसंद करता रहा। हालांकि अब वो सूफियाना गायकी को अब फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन ये सब तो ओरिजिनल नहीं है। सूफी गायकी परंपरा के अंतिम गायक माना जाता था नुसरत फतेह अली खान को, जो पाकिस्तान के सिंगर थे। उनका अंतिम संगीत एक कच्चे धागे करके मूवी आई, उसमें उनका अंतिम संगीत है। उसमें अन्नू कपूर एक एक्टर है, वो अंतिम कव्वाली गाए हैं, वो सामे धर्म का क्या कहना। वो कव्वाली जो कच्चे धागे का सुनोगे तो तुम चकित रह जाओगे, मतलब क्या सूफियाना अंदाज है संगीत का। तो सूफियों का तो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनकी परंपरा बहुत बेहतर है। और खासकर तो इसके बाद अब आते हो तो मुगल काल में। मुगल काल में बाबर के पास तो बहुत कम समय रहा, और बाबर, अब देखो बाबर का लाइफ ही कितना बड़ा था, सोचो 10 वर्ष की अवस्था में वो बना बादशाह। उसके पिता का उमर शेख मिर्जा का एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, मैंने बताया था। तो 10 वर्ष, वो 1497 में 10 वर्ष का था। तो 1526 में जब हिंदुस्तान को जीता था तो उसकी उम्र कितनी होगी, अब कल्पना करिए। क्योंकि 1497 में अगर वो 10 वर्ष का था तो हिंदुस्तान के जीतने के समय 26 में से 31 वर्ष उसका एज रहा होगा। नहीं 31, 1497 नहीं, 1493, 1493 में उसका सिंहासनारोहण हुआ था। तो 93 से 7 वर्ष इधर और 26 वर्ष उधर, मतलब 35 वर्ष रही होगी। और 1526 में उसका मतलब उसने पानीपत का पहला बैटल जीता, और 1530 में उसका डेथ हो गया। तो उसका डेथ तो 38-39 वर्ष की अवस्था में हो गया। और लाइफ कितना संघर्षशील रहा उसका। और उतनी 10 वर्ष का एक बालक जो फरगना का शासक बना, और 11-12 वर्ष में उसने समरकंद जीतने का प्रयास किया, और सैवानी खान उज्बेक जैसे मतलब शासक से टक्कर लेने की कोशिश की। भूल जाओ एक मिनट के लिए बाबर कौन था, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। केवल सोचो कि वो कितना जीवट इंसान था, कितनी उसमें लगन थी। तो एक स्टूडेंट के रूप में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसी भी मतलब वॉरियर है, वो अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं किया। तो 38-39 वर्ष या मैक्सिमम 40 वर्ष की अवस्था में उसका डेथ हुआ है बाबर का।
तो उसको बहुत संगीत को नॉरिश करने के लिए तो समय मिला नहीं, तो वह बेसिकली उसके बारे में कहते हैं कि वो तो हमेशा युद्ध मैदान की ओर प्रस्थान करता रहता था, हमेशा उसके सैनिक शिविर में ही उसका जीवन गुजरा। तो सैनिक शिविर के मध्य थोड़ा भी जैसे युद्ध, दिन में युद्ध हुआ, अब रात में अगर शिविर लगा हुआ है, कभी अगर युद्ध होता था, कोई महाभारत युद्ध तो है नहीं, युद्ध तो डे नाइट होता था, उसी में इंटरटेनमेंट भी होता, उसी में विश्राम भी होता। तो जब भी मौका मिलता तो संगीत को एंजॉय करता बाबर। मदिरा को भी बहुत एंजॉय करता था। बाद में उसने खनवा के युद्ध के बाद मदिरा पीना छोड़ दिया था। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि उसके दरबार में 29 संगीतकार, 29 गायक थे, और उसके विषय में कहा जाता है कि बुधवार और बुधवार को वो संगीत की गोष्ठी लगवाता था। उसको खुद भी इंजॉय करता था, खुद भी आनंदित होता था, और अपने कुछ खास लोगों को उसमें बैठाता था या कुछ मेहमानों को आमंत्रित करता था। अकबर को तो सब कुछ में रुचि थी, उसको स्थापत्य कला में भी रुचि थी, उसको चित्रकला में भी रुचि थी, उसकी संगीत कला में भी रुचि थी। अब किसमें कम रुचि थी कहना मुश्किल है। तो अकबर के दरबार में तो दुनिया के चुने हुए संगीतकार थे मुस्लिम विश्व के। एक तो तानसेन स्वयं था। तानसेन आया था, वो भाथा के शासक रामचंद्र थे, रीवा के शासक, उसके संरक्षण में रहा था। ग्वालियर में उसने संगीत की शिक्षा पाई थी। तानसेन का एक गुरु, एक सूफी संत मोहम्मद गौस भी थे, और एक भक्ति संत स्वामी हरिदास भी थे। एक पॉइंट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा था। और फिर उसके बाद तानसेन के बारे में कहता है बैजू बावरा के तानसेन के बारे में अबुल फजल लिखता है, पिछले 1000 वर्षों में ऐसा कोई गायक नहीं हुआ। तो तानसेन को कुछ महत्वपूर्ण राग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। और उसका महत्वपूर्ण राग कौन है, तो उसका एक है दरबारी कन्नड़, दरबारी राग। जो दरबारी राग का उसने, जो राग दरबारी जिसको बोलते हैं, उसका आविष्कार करता इसने है। और इसके समय जो मुगल काल में, उसमें ध्रुपद गायकी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ध्रुपद गायकी में जैसे आप लोग तो उसको नहीं, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक जो जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हो, तो हिंदुस्तानी संगीत में 4-5 उपशैलियां थी। एक था ध्रुपद, दूसरा था ध्रुपद के बाद दूसरा था ख्याल, ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा गजल, चौथा ठुमरी, और 5वां टप्पा। ये 5 उसकी उपशैलियां होती थी। तो ध्रुपद गायकी अगर तुम देखो, ध्रुपद गायकी में आलाप देते थे, मैंने बड़ा ऊंचा आलाप। कभी अगर आपने सुना होगा जैसे डागर ब्रदर्स का, अभी भी नेट पर रख के डागर ब्रदर्स का सुनोगे, अभी ध्रुपद गायकी के, तो उसमें आ करके बहुत ऊंचा आवाज लेते हैं, तो उसको आलाप लेना कहते हैं। तो अगर कहीं बैजू बावरा केवल देखने के लिए आप बैजू बावरा नेट पर जाना, और बैजू बावरा और तानसेन का जो मुकाबला हो रहा है, उन दोनों का थोड़ा सा ध्रुपद सुनना, कितना बेहतरीन ध्रुपद गाया। हालांकि वो ओरिजिनल तानसेन नहीं है, वो तो मॉडर्न मतलब सिंगर है, लेकिन हाँ, आपको उससे तुमको ध्रुपद गायकी का, थोड़ा गायकी में इंटरेस्ट हो कला में, तो थोड़ा सा आप उसको एंजॉय कर लोगे। तो ध्रुपद गायकी है, और तानसेन भी उसका विशेषज्ञ था, और बैजू बावरा भी, उसको भी अकबर के दरबार में संरक्षण मिला था। और तीसरा था बाज बहादुर मालवा का। पहले मालवा का था, फिर अकबर ने मालवा को जीत लिया, तो मालवा छोड़ के भाग निकला था। 15 वर्षों के बाद अकबर के सामने समर्पण किया, और अकबर ने उसको प्रधान गायक के रूप में नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से आप देखोगे जो गायकी उसके दरबार में, और भी बहुत थे, 36 गायक थे उसके दरबार में। अकबर के दरबार में अबुल फजल लिखता है। अब जहांगीर के दरबार में 76 खां है, खुर्रम वो भी एक गायक था। और तानसेन का जो पुत्र था बिलास खां, वो भी उसके दरबार में था। और जब शाहजहां के समय आओगे तो शाहजहां के विषय में कहा जाता था कि शाहजहां की आवाज ही बहुत सुरीली थी, और शाहजहां खुद भी अच्छा गायक था। लेकिन शाहजहां के बाद, शाहजहां के ही समय, बिलास खां का दामाद लाल खां भी एक महत्वपूर्ण सिंगर था। इस तरह से सारे मुगल शासकों ने गायकी को संरक्षण दिया। और आगे जो मोहम्मद शाह रंगीला है, भले एक शासक के रूप में वो जितना भी कमजोर रहा हो, लेकिन उसके दरबार में तुम देखोगे धीरे धीरे ख्याल गायकी महत्वपूर्ण हो गई, और गजल,
तो उसके दरबार में दो महत्वपूर्ण गायक थे, सदारंग और अदारंग। फिर मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो क्षेत्रीय शासकों ने संगीत को प्रोत्साहन दिया, जैसे अवध का दरबार है, हैदराबाद का दरबार है या राजपूत दरबार है, वहां गायकी को संरक्षण मिला था। और भारत में दो प्रकार की गायकी विकसित हुई। एक प्रकार की गायकी को कहते थे हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरे को बोलते थे कर्नाटक म्यूजिक। तो कर्नाटक म्यूजिक भारतीय ही राग पर है, लेकिन जब उत्तर भारत में भारतीय राग के साथ जब ईरानी धुन मिल गए तो ईरानी धुन को मिला के हिंदुस्तानी शैली का विकास हुआ। तो हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली प्लस ईरानी प्रभाव इजकल टू हिंदुस्तानी शैली, और कर्नाटक शैली अपना दक्षिण में अलग रहा। तो कर्नाटक संगीत का शब्द का प्रयोग किया था पहले माधव विद्यारण्य ने उस शब्द का प्रयोग किया है, और उसको संगठित करने का, या बोलते हैं कि सबसे पहले अलवार और नैनार संतों ने उसका बैकग्राउंड तैयार किया था। और एक संत थे 15वीं सदी के, उनका नाम था पुरंदर दास। उसको माना जाता है कि इसके वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी संगीत के वो बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर थे। तो इस तरह से आप देखते हो संगीत कला। ये आपको मैंने मैटर में दे दिया है, तो आप देख लो। भारतीय संगीत की शैलियां में हिंदुस्तानी शैली। अब देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव करके दिया है, जिसको आप को इसको देखना चाहिए। और ये मैंने जानबूझ के दिया, आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन एक आप एक तरह से गेस वर्क आप इसको समझ सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक अ गेस वर्क, कि कभी हो सकता है भविष्य में आपको कहीं ना कहीं लिखना हो स्टेट में या यूपीएससी में। जैसे आमिर खुसरो इंडो इस्लामिक, इंडो का मतलब है भारतीय, इस्लामिक आप समझते हो फारसी, इंडो इस्लामिक संस्कृति का जीवंत रूप था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो हमने यहां पर इसको दिया है कि हिंदू एवं इस्लाम के बीच वैचारिक टकराहट ने बर्नी जैसे रूढ़िवादी इस्लामी चिंतकों को जन्म दिया। बर्नी बहुत कट्टर था, एक उलेमा था बर्नी, उसका उल्लेख है। तो हिंदुत्व एवं इस्लाम के रचनात्मक मेल ने, मतलब एक तरफ हिंदू और इस्लाम के बीच वैचारिक टकराहट ने बर्नी को जन्म दिया, तो दोनों के रचनात्मक मेल ने अमीर खुसरो को जन्म दिया। अमीर खुसरो जैसे उदारवादी चिंतक को उत्पन्न किया। इंट्रोडक्शन है, जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है कि मैंने स्थापत्य में जब लिखा था तो नीतू ने, आप लोग अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के नाम से वाकिफ हो रहा हूं, तो और विजुअलाइज भी करता हूं कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो। तो उसने चर्चा की थी कि सर इंट्रोडक्शन लिखने में हमें बड़ी परेशानी होती है। जैसे देखो अब यही इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ऐसा नहीं किसी पुस्तक से दिया, सोच के खुद निकालते हैं। जब आप लोग इसलिए जब सोचने वाले प्राणी बन जाओगे तो खुद अपने अंदर से इंट्रोडक्शन निकल जाएगा, और कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 2021 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा कि भारतीय स्थापत्य कला के विकास, मतलब भारतीय संस्कृति और विरासत के विकास में गुप्तों और चोलों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। मैंने गुप्त शासक और चोलों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए, जैसे 2021 में पूछा है। तो आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए सर, इसमें अगर हमको इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो वो जा रहा है एग्जाम देने इसी वर्ष, मतलब वैसे बच्चे बीच बीच में एक्चुअली अब मोटिवेट करने की बात है। अब तो एग्जाम के बस चंद दिन बच गए हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, अब बस मोटिवेशन ही दिया जा सकता है। तो अब तो छेड़छाड़ हम करते भी नहीं है, क्योंकि अब आपका अपना ज्ञान काम आएगा। तो और जब पेपर हो जाता है तो कम से कम उन बच्चों के साथ हम डिस्कशन नहीं करते हैं जो बच्चा पेपर दे के आते हैं। अब तो पेपर दे दिया, तो अब क्या उसमें, अब तो इस वर्ष सुधार होना है, अब जो होना है आगे होना है। तो इसलिए हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसको। हाँ, हम उस क्वेश्चन चर्चा उन बच्चों से करते हैं जो आगे देने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके उनसे फिर हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि फिर लगता है कि भाई वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, उनको लगेगा अच्छा मेरा ये पॉइंट छूट गया और मेरा वो पॉइंट, और मैं जब बोलने लगूंगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको कम नजर आएगा। ये सभी को नजर आता है, क्योंकि अब ये तो मेरा काम है, मेरा तो प्रोफेशन है, तो मेरी तो विशेषज्ञता है। तो आप कितना भी तैयार होकर आओगे तो मेरा पॉइंट उससे ज्यादा हो जाएगा, तो आप सोचने लगोगे अरे हमारा तो पॉइंट कम हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, अब जितना लिख के आओगे वह बहुत बढ़िया है। तो
हमने उसको बताया कि देखो ऐसे तो शुरू कर सकते हो कि भारत में भारत की एक सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर रहा है, या भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत रही है। इसके विकास में इसका क्रमिक विकास हुआ और इसके विकास में विशेषकर दो राजवंश गुप्तों और चोलों की अनुपम योगदान रहा है। तो उनका हो गया इंट्रोडक्शन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में फैब्रिकेट करिए और फैब्रिकेट करके लिखिए। तो मतलब वो इंग्लिश का था, तो हमने उसको इंग्लिश में ही बताया कि भाई एक्चुअली इंडिया वाज हैविंग अ लॉन्ग हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। It gradually evolved through centuries, and in its evolution and in its development, particularly two dynasties, the Gupta dynasty and Chola dynasty, made a major contribution. तो हमको हो गया। तो डिपेंड करता है कि भाई आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करते हो। तो ये क्वेश्चन को आप देखोगे, एक तरह से अगर देखा जाए तो आमिर खुसरो ने मुस्लिम अमीर वर्ग के देशीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। अब तक तुर्की अमीर वर्ग अपनी विरासत गजनी एवं गोर देश की ओर देखते थे, परंतु आमिर खुसरो ने दिल्ली को अपनी जन्मभूमि की तरह अपना लिया। उसने दिल्ली की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे और दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहा। उसके विचार में यह शरणार्थियों का पनाहगार था। दिल्ली शरणार्थियों का पनाहगार था, दुनिया भर के शरणार्थी यहां शरण लेते थे। एक लेखक के रूप में उसकी अचूक दृष्टि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे फिर दिल्ली की पहचान शरणार्थियों की शरण स्थली के रूप में हुई जब भारत का विभाजन हुआ। मतलब देखो, वो उस समय कहा, लेकिन आगे भी देखो दिल्ली में शरणार्थियों को शरण मिली। एक लेखक के रूप में अमीर खुसरो भारत की समन्वित संस्कृति का जीवंत रूप दिखता है। एक तरफ उसने फारसी भाषा साहित्य का संवर्धन किया, तो दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं का भी एक फारसी विद्वान, एक लेखक के रूप में उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण सुल्तान के काल पर एक रचना लिखी। वहीं दूसरी तरफ वह खड़ी बोली हिंदी अथवा हिंदवी का जन्मदाता बना। आगे चलकर हिंदवी की दो शैलियां विकसित हुई, हिंदी एवं उर्दू। उर्दू को जुबाने दिल्ली और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाना गया था। कभी कभी पीटी में भी तूतिए हिंद आपको पूछते। अमीर खुसरो की उपलब्धि साहित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही। अमीर खुसरो के बिना भारतीय संगीत का विकास अधूरा रह जाता। उसे हिंदुस्तानी संगीत का जन्मदाता माना जा सकता है। उसने भारतीय धुनों को समझा और उन्हें ईरानी धुनों के साथ मिलाकर हिंदुस्तानी शैली की आधारशिला रख दी। इतना ही नहीं, उसने ध्रुपद गायकी का विकास किया। यह ध्रुपद गायकी हिंदुस्तानी संगीत का स्तंभ बन गई, जिसे आगे तानसेन ने समृद्ध किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आमिर खुसरो स्वयं समन्वित संस्कृति की उपज था, परंतु साथ ही उसने हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। आमिर खुसरो ने हिंदुस्तानी संस्कृति पर अत्यधिक बल दिया। आगे खुसरो की परंपरा से मीर तकी मीर तथा मिर्जा गालिब से लेकर आधुनिक लेखक सादत हसन मंटो तक जुड़ते चले गए। ओके, गुड। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो आज मैं कृष्णदेव राय पर मैं विजयनगर पर भी कुछ मैटर मैंने लाया है जो आपसे डिस्कस करूंगा और तब इसको डील करूंगा। कश्मीर का जैनुल आबिदीन, अब मैं आपको इससे परिचय कराता हूं कि हमने जैनुल आबिदीन की चर्चा क्यों की। देखो, कश्मीर आप जानते हो कि बड़ा डिस्टर्ब रीजन रहा है मॉडर्न एज में, प्रेजेंटली मैं कहता हूं। लेकिन कश्मीर के इतिहास पर अगर तुम नजर डालोगे तो उसका भी बड़ा उथल पुथल वाला इतिहास रहा है। कश्मीर नॉर्थ इंडिया में बॉर्डरिंग रीजन रहा है। सेंट्रल एशिया से भी इसकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी रही है और एक तरह से भारत का छत रहा है, क्योंकि आप हिमालय से जुड़ा हुआ है, आप जानते हो, लोअर हिमालयाज से। तो कश्मीर वैली मतलब हिंदुस्तान में कह सकते हो कि वह पृथ्वी पर एक स्वर्ग था और प्राचीन काल में बड़ा समृद्ध वहां पर हिंदू परंपरा थी। आप देखते हो वहां पर शंकराचार्य का मंदिर भी आपको मिलेगा कश्मीर।
और वहां पर सरस्वती का भव्य मंदिर दिखेंगे। कश्मीर में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। 1320 में एक मंगोल आक्रमणकारी दलूचा ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया, तो दलूचा के आक्रमण के बाद मुस्लिम सेना ने कश्मीर को जीत लिया था। तो फिर वहां पर इस्लामीकरण शुरू हुआ। अब देखिए, कश्मीर का दुर्भाग्य एक यह हुआ कि कश्मीर में लगभग 378-79 के करीब, अब एग्जैक्ट डेट हमें भी याद नहीं है और आपको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कश्मीर में एक बड़ा ही जालिम शासक बना, एक मुस्लिम शासक था जो बहुत जालिम प्रकार का था, जिसका नाम था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह बड़ा कट्टर मुस्लिम शासक था और उसका जो मंत्री था सुहा भट्ट, वो पहले हिंदू था, लेकिन वह सुहा भट्ट हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद वही हिंदू का सबसे बड़ा शत्रु बन गया कश्मीर में। अब कश्मीर का जो ओरिजिनल पंडित थे, जो आज तक पता नहीं कश्मीरी पंडित का क्या दुर्भाग्य है कि वो बेचारे भारत में जब से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ तो कुछ न कुछ रूप में सफर करते हैं। हालांकि उनके भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि फिर आगे मुस्लिम शासक से सत्ता निकली तो रणजीत सिंह ने, पंजाब में शासक रणजीत सिंह के अंतर्गत कश्मीर आया, तो रणजीत सिंह के समय डोगरा सरदारों ने अपनी बढ़त पाई। उसमें कश्मीरी ब्राह्मणों को भी अच्छे अच्छे पद मिले थे। फिर जब रणजीत सिंह के बाद जब ब्रिटिश के हाथ में वो निकल कर चला गया, ब्रिटिश ने उसको 50 लाख रुपए में गुलाब सिंह के हाथों बेच लिया, जो डोगरा सरदार थे। उसी गुलाब सिंह के वंशज हरि सिंह थे, जिसने भारत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। तो डोगरा जब वहां पर शासक बने थे तो सारे महत्वपूर्ण पद मिल गए थे डोगरा को, और नहीं तो कश्मीरी ब्राह्मण्स को। उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन सफर किया था। सफर मतलब उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मतलब नेग्लेक्ट हुआ। और जितने भी लैंडेड प्रॉपर्टी थी उस पर डोगरा लोगों का वहां पर नियंत्रण था, तो वहां पर जो मुस्लिम्स थे उनका। लेकिन ये बहुत बाद की स्थिति है। मैं आपको सिकंदर शाह के समय बताता हूं कि हिंदुओं को बहुत कष्ट हुआ। उसने आदेश दिया कश्मीरी ब्राह्मणों को घाटी छोड़कर जाने के लिए, मंदिरों को तुड़वाए, जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करवाया। मतलब जितना अत्याचार संभव था उसने अत्याचार करने की कोशिश की। लेकिन चलिए, उस जालिम शाह का डेथ हुआ 1417 के करीब में। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ जैनुल आबिदीन, वह तो समझो एक कश्मीर के लिए वरदान था। मतलब कभी कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे मतलब क्रूएल रूट से इतना लिबरल रूलर कैसे पैदा हुआ। उसने उस कश्मीरी लोगों के दर्द पर, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर मरहम लगाया। उसने 150 मंदिरों को रिस्टोर किया, दोबारा बनवाया अपने पैसे से। उसने गो हत्या पर पाबंदी लगा दी। उसने जजिया कर को हटा दिया। कश्मीरी ब्राह्मणों को उसने आदर पूर्वक आमंत्रित किया कि आप लोग कश्मीर वापस आइए, और फिर उनको उनका क्षेत्र, उनका भूभाग, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी वापस की। और एक धार्मिक सद्भाव की नीति अख्तियार की। उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बताया जाता है 50 वर्षों तक उसने शासन किया था। अब देखो ना, भाषा साहित्य में उसने फारसी को संरक्षण दिया, कश्मीरी भाषा साहित्य को भी संरक्षण दिया, और तिब्बती भाषा साहित्य को भी संरक्षण दिया। वो संगीत का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके काल में संगीत की महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई। उसने उस समय हिंदू मंदिरों को भी डोनेशंस दिए थे। उसने कश्मीर में उद्योगों के विकास के लिए काम किया था। कागज और जिल्दसाजी उद्योग को विकसित किए थे। उसने स्थापत्यों का निर्माण करवाया था, जैन उल्लंका। उसने बल्तिस्तान क्षेत्र को जीता था, एक पावरफुल किंग भी था। इसलिए कश्मीर याद करेगा उनको, और आज भी याद कर रहा है। कश्मीर 3 व्यक्तित्व को याद करता है। अगर भविष्य में कश्मीर में अगर शांति स्थापित होनी है
तो उसमें 3 व्यक्तित्वों को याद करने की आवश्यकता है। एक जैनुल आबिदीन, दूसरा लाल देद। जो लाल देद एक शैव संत थी, लेकिन उसने मुस्लिमों को शिक्षा दी थी। और लाल देद की का शिष्य थे नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन। वह एक ऋषि सूफी सिलसिला के संस्थापक थे। नूरुद्दीन जो ऋषि सूफी सिलसिला कश्मीर का था, उसने शाकाहार की बात की थी, शाकाहार, और बड़े धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहन दिया था। तो 3 परंपरा कश्मीर में हो तो कश्मीर में शांति आ सकती है। जैनुल आबिदीन, लाल देद और नूरुद्दीन। आज भी कश्मीर के लोगों के लिए आदर्श है। तो इसमें मैंने यही उत्तर देने का प्रयास किया है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब इसको मैंने क्यों इब्राहिम आदिल शाह को चुना, उसका वजह बताता हूं। मैं जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गया, तो हालांकि इब्राहिम आदिल शाह के बारे में इतिहास में बहुत पहले से पढ़ता था, लेकिन जब मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गया तब जाके मेरी आंखें खुली कि भाई इतने महान शासक को हमने उतना अहमियत नहीं दी जितना देनी चाहिए। ये दक्षिण भारत में जो धार्मिक सद्भाव की नीति है, उतना ही इब्राहिम आदिल शाह ने, वो अनुकरणीय है। इसको मैं जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था तो कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स थे, कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स थे। तो इन एक्सपर्ट्स ने मैंने इस इब्राहिम आदिल शाह को याद किया और कहा इसकी तुलना यूनेस्को से की। यूनेस्को आप जानते ही हो, यूएनओ का जो कल्चरल डेवलपमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, तो इसकी तुलना उसने यूनेस्को से की। यूनेस्को की तरह इसने कल्चर, यूनेस्को का क्या काम है, मतलब संस्कृति के मामले में निष्पक्षता बरतते हुए सारे संस्कृतियों को संरक्षण और प्रोत्साहन, तो वही इब्राहिम आदिल शाह ने दक्षिण भारत में किया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक विलक्षण शासक ठहरता है। उसने कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा धार्मिक सद्भाव की नीति की एक मिसाल कायम कर दी। उसने अद्भुत नक्काशी से युक्त कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। आनंद महल, मिहतर महल तथा इब्राहिम रोजा के नाम से स्थापत्यों का समूह। वह संगीत का एक महान पारखी था, उसने संगीत में अद्भुत विशेषज्ञता हासिल की थी। उसने संगीत पर एक दुर्लभ ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना की। ये कभी कभी पीटी में पूछा जाता है। उसने धार्मिक सद्भाव की नीति को प्रोत्साहन दिया और स्वयं विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का उपासक था। जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, उसने प्रशासन में बड़ी संख्या में मराठी हिंदुओं की नियुक्ति की। इब्राहिम द्वितीय का दरबार न केवल समन्वित भारतीय संस्कृति बल्कि वैश्विक संस्कृति को भी अभिव्यक्त करता था। उसके दरबार में बड़ी संख्या में मुस्लिम विश्व से साहित्यकार, कलाकार एवं विद्वान आते रहे तथा उन्हें संरक्षण मिला। इसलिए कुछ विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में वैश्विक संस्कृति को प्रोत्साहन देने में जो भूमिका यूनेस्को निभा रहा, वही भूमिका मध्यकाल में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का दरबार निभा रहा। तो ये प्रश्न है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर दारा शिकोह के बारे में दिया है, इसको कवर कर लूंगा। और इसके बाद 16वीं सदी काल के साथ भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और फिर आपको विजयनगर साम्राज्य पर मैंने कुछ मैटर आज आपको दिया है, कला पर, इसको भिजवाया है, इसको कल पढ़ लेना है आपको, है ना। तो इसको आपको पढ़ लेना है और कल मैं फिर कुछ मैटर भिजवाऊंगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा ज़्यादा ही, और साहित्य है ये हो जाएगा। उसके बाद मैं कल आपको कुछ मैटर भेजूंगा, आप लोग उसको भी रख लीजिएगा, तो हम उसको देख लेंगे। चलिए, आज तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया, मैं यही रुकता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल। ओके माय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, आई विल सी यू।